हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता कैंथला है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। रिसेंटली मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है और मुझे इंडियन बैंक मिला है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और दूसरा जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो है कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिनको आप हमेशा याद रखना चाहते हो। उनमें से ये एक मौका था मेरे लिए और फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था। आज से पहले मैंने 2 बार मेंस दिए हैं बट मेरा कभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहती हूँ। तो चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे फेड हो जाती है। तो आज से 10 साल बाद भी अगर मैं इस मोमेंट को याद करना चाहूँ तो मेरे पास ये वीडियो होगा। यही पर्पज़ है मेरा इस वीडियो को बनाने का। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 14 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में पीएनबी के ज़ोनल ऑफिस में सेक्टर 17 में है। रिपोर्टिंग टाइम जो था वो था 1 बजे का 1 पीएम। तो हम लोग 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ थे। तो 1 बजे के आसपास हमें अंदर बुलाया गया। अंदर एक हॉल था जहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए बैठने के लिए चेयर्स का अरेंजमेंट था और अलग अलग पैनल्स के हिसाब से था। तो वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है सबसे पहले। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है बारी बारी से। फिर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब गए और मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो वहाँ पर एक छोटा सा इशू हो गया था। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी कि जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आते हैं इंटरव्यू से पहले कि एक कॉलम होता है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड था कुछ। तो कि उसमें आप अपना आई कार्ड या अपनी सैलरी स्लिप जो है वो स्कैन कर सकते हो। तो मैंने अपना आईडी कार्ड वहाँ पर स्कैन किया था और मैं वहाँ मतलब उसे ले जाना भूल गई थी। लकीली वो आई कार्ड मेरे बैग में था। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे वो लिया। उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ भेज दिया जहाँ हमारा इंटरव्यू होना था। तो नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट भी थी, मिक्स्ड फीलिंग्स थी और मतलब था कि क्या होगा क्या होगा। और जैसे जैसे कैंडिडेट्स बाहर आ रहे थे तो कई लोग खुश थे, कई लोग थोड़े से सैड भी थे। तो वो चीज़ और मतलब अंदर से वो कर देती है कि यार क्या होगा क्या होगा। तो टर्न का वेट करते करते हमें 5 बज गए थे और मेरा जो इंटरव्यू है वो 5 बजे के आसपास ही हुआ था। मेरे बाद सिर्फ 2 लोग ही बचे थे जिनका इंटरव्यू था। तो 5 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हमें गुड आफ्टरनून विश करना है या गुड इवनिंग विश करना है। और जब मेरी टर्न आई और मुझे अंदर बुलाया गया मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या बोलना है। मैं टाइम भी नहीं देख पाई, ना मेरे पास वॉच थी। तो मैंने क्विकली बस एक चीज़ डिसाइड की कि मुझे ना गुड आफ्टरनून बोलना है ना गुड इवनिंग बोलना है। मैं सभी को नमस्ते बोलूँगी क्योंकि हमारे कल्चर में भी है और गलत चीज़ बोलने से तो नुकसान ही है। तो बेटर है कि यही किया जाए। तो मैंने अंदर आने के लिए पूछा। उन्होंने मुझे बोला कि आ जाइए और मैंने उन्हें बोला कि ग्रीट किया कि नमस्ते सर, नमस्ते मैम। और वो लोग इतना खुश हो गए इस चीज़ से। उन्होंने मुझे मतलब जैसे ही मैंने नमस्ते की उन्होंने सामने से ये चीज़ बोल दी कि अब लग रहा है कि हिमाचल से आए हैं कोई। तो मतलब वो चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया उस बात ने कि मेरा पूरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग इसमें यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं इंटरव्यू की या कहीं पे भी देखते हैं तो एक बड़ा सा हॉल होता है और फिर पैनल बैठा होता है, आप बैठे होते हो काफ़ी दूरी पे। वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत ही छोटा सा एक रूम था और बिल्कुल मतलब गैप बहुत ही कम था पैनल के बीच और मेरे बीच। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गई और मैंने थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम अंकिता कैंथला है और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया और बीच में एक लाइन थी जहाँ मैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही थी। तो मैंने वहाँ पर जो लाइन यूज़ की थी वो थी कि मैं इस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने बोला हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हो आप। तो फिर मैंने जस्ट एक स्माइल दी, मैंने कुछ बोला नहीं। वहाँ से मैम ने मेरा एक मैम थे हमारे पैनल में, उन्होंने मेरा सपोर्ट करते हुए बोला कि भई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदी बोल रही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिर उन्होंने बोला कि
कल से लेकर इतने लोग आ गए पर इतनी शुद्ध हिंदी किसी ने नहीं बोली, और मैंने कोई ऐसे ज़्यादा हिंदी नहीं बोली थी, मैंने सिर्फ एक वर्ड वो कार्यरत यूज़ किया था और वो लोग उससे ही इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा आप किस पोस्ट पर काम करते हो? तो मैंने उन्हें बता दिया मैं इस पोस्ट पर काम करती हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ग्रॉस सैलरी पूछी, तो मैंने उनको अपनी ग्रॉस सैलरी भी बता दी। तो उसके बाद सर ने ही मुझे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पूछा, जो कि मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने, हमारे पैनल में एक बहुत ही स्वीट से मैम बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बोला कि मैम आप क्वेश्चंस पूछिए। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब मैम के साथ मजाक करने लग गए कि आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो मैम, आप ही पूछिए। तो फिर मैम ने मुझसे पूछना शुरू किया। मैम ने बोला कि आपने एक सुंदर साड़ी पहन रखी है, तो मैं आपसे साड़ी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मैंने बोला जी मैम पूछिए। उन्होंने मुझे पूछा कि साड़ी की जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो मैंने उन्हें बता दी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सिल्क साड़ी कितनी टाइप्स की होती है, तो वो मुझे पता नहीं थी, तो मैंने हंसते हंसते उन्हें बोल दिया कि सॉरी मैम, मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मूवीज़ देखते हो, गाने सुनते हो? मैंने बोला जी मैम सुनती हूँ। तो उन्होंने मुझसे 4 फीमेल सिंगर्स के नाम पूछ लिए। तो उस टाइम 3 तो मेरे माइंड में थे, लता मंगेशकर मैम और आशा भोसले मैम और श्रेया घोषाल मैम। 4th मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, और उस टाइम आप थोड़े से नर्वस भी होते हो तो आपको एकदम से याद भी नहीं आता है। बट फिर मैंने थोड़ा-सा अपने दिमाग पे ज़ोर डाला और मुझे नेहा कक्कड़ मैम का नाम याद आ गया और मैंने वो वहाँ बोल दिया। तो उसी बीच एक सर ने इंटरप्ट किया कि 4 फीमेल सिंगर्स के नाम याद करना तो आसान है। तो फिर मैम ने मुझे बोला कि कोई नहीं, नेहा कक्कड़ भी सिंगर है, उसने बता दिया, कोई बात नहीं। तो फिर एक सर बीच में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कोई स्कीम पूछी, मुझे वो भी नहीं आई, उसकी लिमिट पूछ रहे थे वो, मैंने स्कीम नहीं पढ़ी थी। तो मैंने उसके लिए भी ऐसे बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे नहीं आता है। फिर उसके बाद सर जो बीच में बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। उन्होंने बोला कि आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो आपको वहाँ की स्कीम्स के बारे में तो पता ही होगा। तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला पूछूं क्वेश्चंस? तो मैंने बोला जी सर पूछिए। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले एनएससी के बारे में पूछा, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कितने साल के होते हैं, तो मैंने बोला 5 ईयर्स के होते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम उसे प्री मेच्योरली ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं टूटते सर। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी भी कॉस्ट में वो टूट नहीं सकते, तो मैंने बोला नहीं सर, अगर डेथ होती है तो ही नॉमिनी को मिलता है वो, अदरवाइज उसे नहीं तोड़ सकते हैं। फिर सर ने बोला कि अगर जॉइंट में खुल सकता है, मैंने बोला जी सर जॉइंट में खुलता है। तो उन्होंने बोला कि फिर अगर एक हो की डेथ हो जाए, तो फिर मैंने बोला सर आइदर और सर्वाइवर में खुलता है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के नाम हो जाता है। तो फिर उस चीज़ से वो खुश थे। अ, फिर सर ने मुझे बोला कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताइए। तो फिर मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैंने सब कुछ बता दिया, कितने से खुलता है, कितनी एज की लड़कियों का खुलता है, कब तक पैसा जमा होता है, कब मेच्योरिटी पे मिलता है। तो उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि अगर हम इसका पैसा पहले निकालना चाहें, तो मेच्योरिटी से पहले, तो क्या निकल जाएगा? तो मैंने बोला जी सर निकलता है। एक तो लड़की की पढ़ाई के लिए निकलता है और दूसरा शादी के लिए निकलता है। तो उन्होंने बोला कि अगर लड़की 17 साल में शादी कर ले, तो फिर क्या उसे पैसा मिल जाएगा? मैंने बोला जी सर नहीं मिलेगा। बोलते अगर आपसे कोई ज़्यादा ही प्लीज़ करे और बोले कि मैम हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, प्लीज़ शादी हो गई है दे दो। तो मैंने बोला सर अ, हमारा जो देश है इंडिया में, शादी की लीगल एज ही 18 है, तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ तो। तो फिर सर मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि हम आपसे यही उम्मीद कर रहे थे कि आप यही आंसर दोगे और आपने दिमाग लगाया है। तो वहाँ से भी मतलब वो लोग काफ़ी इम्प्रेस थे। तो फिर उसके बाद साथ में जो सर बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि साड़ी की बात हो रही थी, तो आप बताइए कि बजट में पेश करते समय निर्मला सीतारमण मैम ने जो साड़ी पहनी थी उसके ऊपर कौन सी आर्ट थी? तो बजट में पढ़ के गई थी और मैंने ये चीज़ भी पढ़ी थी, बट उस टाइम आप इतने नर्वस होते हो कि आपको नहीं ध्यान रहता है कि अ, और वो थोड़ा सा मतलब अलग सा नाम था तो मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने उस टाइम वहाँ पे भी बोल दिया कि सॉरी सर, मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला शायद सर मैथिली से रिलेटेड कुछ था। तो उन्होंने बोला आप काफ़ी क्लोज थे, मधुबनी नाम है। तो फिर आर्ट का, तो फिर वो उस चीज़ से भी थे कि इसको कुछ तो पता है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने सबको थैंक यू बोला। फिर मैम ने उधर से मुझे बोला ऑल द बेस्ट बेटा। तो फिर मैंने बोला थैंक यू मैम, और मैं फिर बाहर आ गई।
मतलब ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। अ, जो चीज़ मतलब मुझे लगा कि हाँ, अच्छी हुई है वो ये था कि जहाँ मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने मतलब रिग्रेट नहीं किया उस चीज़ पे कि यार मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। मैंने जस्ट सॉरी बोला और मैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चली गई और मैंने अच्छे से आंसर किया। शायद ये बात उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में जो है 83 मार्क्स दिए थे और मुझे नहीं लगता कि ये मार्क्स कम थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए उन्होंने मुझे। और बात करूँ पैनल में, एक और सर थे, वो सिर्फ़ उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, वो सिर्फ़ देख ही रहे थे। तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट इंटरव्यू था, थोड़ा-सा पता भी नहीं था कैसा होता है क्योंकि मैंने कभी मॉक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बट मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था